गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, मतलब हाउ टू प्रिजर्व फूड, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, तो पहला मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है आपको? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है? पिकल्स कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग केमिकल लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। आपको मालूम है जो आप अचार मम्मा बनाती हैं तो उसमें ऑयल और सॉल्ट डालने का मेन कारण एक तो टेस्ट भी है, और दूसरा जो है सॉयल और अगर हम ऑयल ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पिकल्स जो अचार है वो बहुत दिनों तक टिका रहता है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल मेथड है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि पिकल्स को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एडिबल ऑयल, जो खाने वाले तेल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, और सॉल्ट से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका जैम, आप खाते हैं ना ब्रेड जैम या स्क्वैशेस, ये इसको हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो इनमें हम जो केमिकल का उपयोग करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये है आपका सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दोनों नाम को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जैम और स्क्वैशेस को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, किसके द्वारा हम जैम और स्क्वैशेस को प्रिजर्व करते हैं। तो जैसे जैम अगर आपको बनाने आ गया और आप चाहते हैं कि वो बहुत दिन तक टिका रहे, तो हम किस केमिकल का उपयोग करेंगे? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि नेम द केमिकल विच आर यूज टू प्रिजर्व जैम एंड स्क्वैशेस। तो आप क्या बताएंगे? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये क्या है? ये केमिकल को हम प्रिजर्वेटिव्स वर्ड्स उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो केमिकल मेथड में हमने क्या पढ़ा कि कैसे हम अचार को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पिकल्स को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए एडिबल ऑयल और सॉल्ट ऐड करेंगे। जैम और स्क्वैशेस को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं। यह केमिकल्स को, ये जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग मेथड के थ्रू भी जो है हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड को प्रिजर्व, जैसे कि आपका फ़िश है, मीट है, आंवला है, रॉ मैंगो है, टैमरिंड है, इन सब को हम लोग किससे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो हम कॉमन सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे ये हमारा जो आइटम है ये आपका प्रिजर्व रख सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि जैसे आंवले का ही अचार लगाना, अगर टाइम नहीं है तो कुछ नहीं कीजिए, आप उसमें नमक और हल्दी में ऐड कर दीजिए। तो नमक डालने से क्या होता है, वो आंवला हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता। और ख़राब क्यों होता है? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रोथ के कारण ना। तो ये क्या करता है, सॉल्ट जो है इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि फ़िश, मीट, आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिंड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। क्यों? बिकॉज इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। मतलब सॉल्ट अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ आवर naked eyes, the organism which cannot be seen with the help of naked eyes is called microorganism, and another name of microorganism is called microbes. तो इस सॉल्ट को ऐड करने से क्या होता है, माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम याद रखेंगे सॉल्ट के थ्रू क्या है वो आप याद रखेंगे। आप शुगर के थ्रू कैसे रखेंगे? तो जो आपका जैम है, जेली है, स्क्वैशेस है, इसको भी हम लोग शुगर सॉल्यूशन के थ्रू जो है, मतलब शुगर के सॉल्यूशन के थ्रू जो है हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो ये क्या कर देता है, मॉइस्चर का जो कंटेंट है उसको कम कर देता है, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
ओके, तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे जैम, जेली, स्क्वैशेस। अगर केमिकल या प्रिजर्वेटिव पूछा जाए तो आप सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट बताएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे पूछा जाए तो बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशंस भी आप बोलेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, और ऑयल एंड विनेगर के थ्रू भी जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। हम ऑयल और विनेगर, सिरका जो है इसलिए डालते हैं क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया जो है वो नहीं रह सकता है, और जिसके कारण हमारा जो पिकल्स है वो सड़ने से बच जाता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। ये आपका जो वेजिटेबल है या फ्रूट है या फिश है या मीट है, इन सबको भी हम इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड, हीटिंग फूड आइटम किल माइक्रोब्स। हम कहते हैं कि भोजन, हम लोग फूड जो मेनली पकाने का जो मेन काम होता है उससे क्या होता है, एक तो टेस्ट के लिए आपको लगता है, लेकिन मेनली क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। जब हम गर्म करते हैं कोई चीज़ को तो क्या होता है, माइक्रोब किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हीटिंग फूड आइटम किल माइक्रोब्स। और हम लोग फ्रिज में क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी जो है आपका माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं होता, इसीलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, ताकि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेड नहीं होते, बस उनका जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। Many food items are stored in air-tight container to protect them from microbes. आप देखते हो कि बहुत सारे फूड आइटम जो है उसको स्टोर किया जाता है जो एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है, ताकि वो माइक्रोब्स जो है वो ग्रो नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख के हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप देखते हैं जैसे कि आप चिप्स के पैकेट्स खरीदते हैं तो आप देखते हैं और कहते हैं अरे इसमें चिप्स तो बहुत कम है, और क्या होता है कि हवा जो है, एयर जो है वो बहुत ज़्यादा है, चिप्स तो थोड़ा सा ही देता है। तो आपको बता देते हैं कि उस चिप्स में जो हवा जो है, जो आपको एयर लगता है, वो मेनली नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन भी जो है हेल्पफुल होता है आपको मतलब फूड को प्रिजर्व करने के लिए। नहीं तो ऑयली चीज़ जो भी रहते हैं उनमें रेंसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसीलिए रेंसिडिटी से मतलब ऑक्सीडाइज ना हो फूड, वो आपका ख़राब ना हो, स्पॉयल ना हो, उसके लिए नाइट्रोजन उसमें फ्लश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैस्चराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रोसेस को बताए थे लुईस पैस्चर, और लुईस पैस्चर के नाम से ही ये आपका वर्ड आया है पैस्चराइजेशन। जो आप दूध, जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप डेयरी खरीदते हो, जो मिल्क आप खरीदते हो, तो वो कैसे रहता है कि भाई आप सुबह नहीं उसको शाम को भी लेते हो तो वो ख़राब नहीं होता है। तो उसको क्या किया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन क्या है, वो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ध्यान रखेंगे 70 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस। और लगभग इसको कब तक गर्म, कितने देर तक गर्म करना चाहिए, 15 to 13 सेकेंड। और जब 15 से 30 सेकेंड तक हम इस टेम्परेचर पे मिल्क को बॉयल कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, ताकि वो बस उसके बाद जो है वो चिल कर देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो क्या हो, रुक जाए। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कोल्ड ट्रीटमेंट में कि कोल्ड जगह पे अगर हम रखते हैं तो क्या करता है, ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो पूरा प्रोसेस कि मतलब हमने मिल्क को हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक, फिर उसको ठंडा किया ताकि माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाए, ये पूरे प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस for 50 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization, and this process was discovered by Louis Pasteur. Louis Pasteur के नाम से ही ये वर्ड्स जो है आया है आपका पैस्चराइजेशन। तो ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। फिर है आपका बाय स्टोरेज और पैकिंग।
पैकिंग और स्टोरेज के थ्रू भी जो है हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। मेनी फूड आइटम आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोब्स। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम जो हमने आपको यहाँ पे शो किया है उसको स्टोर किया जाता है किसमें, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि माइक्रोब्स से बचा जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये साइकिल बिल्कुल भी भारी नहीं है अगर आप क्रैमिंग नहीं करेंगे तो। आपको बता दें ये है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग कितना परसेंट नाइट्रोजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 78%। कितना परसेंट नाइट्रोजन है आपको, 78%। और आपको पता है कि जो प्लांट है वो प्लांट्स क्या लेता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ये आपका नाइट्रोजन लेता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जो है प्लांट इसको ऑब्टेन नहीं कर सकता है। हमेशा नाइट्रोजन से मतलब आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता, उस नाइट्रोजन का नाइट्रोजिनस कंपाउंड में जब वो कन्वर्ट होता है तभी प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है। तो इस बात को ध्यान देंगे। कितना परसेंट नाइट्रोजन है आपको, 78% नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पे बोल रहा है कि लाइटनिंग, मतलब जो आपकी जो बिजली जो कड़कती है वो भी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब वो भी कह सकती हो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, तो लाइटनिंग से जो आपका नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो N2 के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो ये जो बॉन्डिंग होती है उसको वो क्या कर देता है, तोड़ देता है, और ये वाटर के साथ मिक्स हो करके सॉइल में चला जाता है और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्व करता है। तो लाइटनिंग क्या करता है, फिक्सेस नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपको एरो जो है वो समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन जो है वो लाइटनिंग के थ्रू क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और ये क्या बना देंगे, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब इसको कौन लेगा, आपको प्लांट लेगा। प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाता है। फिर जो प्लांट जो है वो आपका प्लांट को एनिमल खाता है, फिर एनिमल भी जो है जो स्क्रीट करेगा या वो डेथ होगा। ठीक है, तो वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो आपका भाई एनिमल्स है वो भी तो डेड होगा, तो फिर वो आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है आपका एक्सक्रीशन से या डेड हो जाए वो फिर आपका क्या हो जाता है, फिर से मिट्टी में मिल जाता है। क्लियर। और उसके बाद फिर उसको बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और इस तरह से बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करके आपको इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, गैसियस नाइट्रोजन, और फिर वो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। एक हो गया। फिर एक साइकिल देखिए, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपको जो फिक्स करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है आपका, याद रखिएगा, राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया की बात हो रही है ये बैक्टीरिया है आपका राइजोबियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो पल्सेस जो होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम हो गया, और दूसरा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम जो है वो साइनोबैक्टीरिया भी होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है और किस में चेंज कर देता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। क्लियर। तो ये जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पाया जाता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट, जो कि आपके दाल वगैरह जो जिसके भी बनते हैं, जैसे कि आपका अरहर दाल, चना दाल, तो मूंग दाल को भी कह सकते हो, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सारे जो हैं वो आपको लेग्यूमिनस प्लांट में रहते हैं। और इसी लेग्यूमिनस प्लांट्स के आपके रूट में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, और इसी रूट नोड्यूल्स में आपका ये बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। क्लियर। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किस में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, और फिर ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है प्लांट लेगा, प्लांट
उसको एनिमल खाएगा, एनिमल डेड होगा या उसका एक्सक्रीटा जो है फिर से सॉइल में मिल जाएगा। फिर उसको बैक्टीरिया क्या करेगा, उस कंपाउंड को नाइट्रोजन से आपको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? देखिए इसको, द नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड इन द सॉयल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने बताया कि जो आपका ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, जो कौन करेगा आपको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। लाइटनिंग जो है ऑल्सो कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द सॉइल। आपको हमने लाइटनिंग के बारे में बताया कि कैसे लाइटनिंग के थ्रू जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड जो सॉइल में कैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल इज़ यूज्ड बाय प्लांट, और उस नाइट्रोजन कंपाउंड को जब आपको लाइटनिंग के थ्रू और राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू जो है आपका वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजनस कंपाउंड में, अब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो सॉइल में है उसको अब कौन यूज़ करेगा, प्लांट उपयोग करेगा। किस लिए, ताकि वो प्रोटीन बना सके और अदर कंपाउंड बना सके। ठीक है। उसके बाद क्या है, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट। अब उस प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। ठीक है। एंड गेट दिस प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, और हमें प्लांट से, प्लांट प्रोडक्ट से प्रोटीन मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये सारे चीज़ मिलते हैं। तो फिर हम लोग उसको या एनिमल जो उसको क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब वो प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल विच, एक मिनट यहाँ पे देखिए, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। फिर उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में वो कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम डेड हो जाते हैं या प्लांट जब डेड हो जाता है या एनिमल जब डेड हो जाता है तो वो क्या होता है, मिट्टी में मिलते हैं, तो वो फिर किस कंपाउंड में आ गया, आपको नाइट्रोजन कंपाउंड में हो गया। और फिर वो उसको प्लांट क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर उस नाइट्रोजनस गैस जो रिलीज होगा वो आपका फिर जो है किस में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हैंस द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। और यही कारण है कि जो परसेंटेज जो हम कहते हैं कि 78% है, तो इसी तरह से ये आपका कांस्टेंट जो कह सकते हो कि वो हमेशा कांस्टेंट बस इसीलिए रहता है। तो यही आपका साइकिल जो है पूरा चलते रहता है, जिसके कारण इसके परसेंटेज क्या होते हैं, कम नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? ओके, जय नारायण टू ऑल।